हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज के लेक्चर में हम लोग 31 क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो हैं भारत के संविधान से, पॉलिटी से रिलेटेड। ये सब वही क्वेश्चन है जो आपके समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2010 से 2016 तक पूछे गए हैं। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें संविधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस और समीक्षा अधिकारी में पूछे गए हैं उनका हम लोग अध्ययन कर लेंगे। कल का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 7 था जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे 10 क्वेश्चन जियोग्राफी के, भूगोल के, जिसमें बहुत से लोगों का कमेंट आया है, बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे तो उनके जवाब आए हुए हैं। जिसमें अनुज सिंह ने कमेंट किया है, जेनिफर विंजेट, अफरोजित रात, प्रियंका सिंह, आशीष यादव, स्नोबियर, केशका गुप्ता, विश्वास शर्मा, अमन कुमार त्यागी, लक्ष्य गुप्ता, कविता गुप्ता, तनुजा शिवहारे, आकांक्षा वर्मा, साक्षी चौरसिया, विश्वास शर्मा, अड्डा 365, पूजा जायसवाल, साक्षी चौरसिया। तो इतने लोगों के कमेंट आए थे। आज हमने एक लोगों का कमेंट लिया है। जो कमेंट है वो है, आपको ये दिख रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछे गए, इनका जवाब प्रियंका सिंह जी ने दिया है जवाब। तो इनके कमेंट को देखते हैं। जो बर्ड एक दिखाई गई थी आपको, तो बर्ड नेम है उसका कीवी, और कीवी जो है नेशनल बर्ड है न्यूजीलैंड की। और कीवी फ्रूट होता है जिसका सर्वाधिक प्रोडक्शन चाइना में होता है, सर्वाधिक प्रोडक्शन चाइना में है। और भारत का राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश वहाँ पर सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है कीवी का। इन्होंने लिखा है कि रिच इन विटामिन सी बहुत ज़्यादा इसमें होता है। फास्फोरस और कैल्शियम भी इसमें पाया जाता है। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पर है, सबसे ज़्यादा कीवी का प्रोडक्शन अरुणाचल प्रदेश में होता है। और अरुणाचल प्रदेश वही राज्य है जहाँ पर सबसे कम 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ओके। सिल्वर प्रोडक्शन, चांदी के प्रोडक्शन में राजस्थान नंबर 1 पर है, जवार माइंस यहाँ की राजस्थान में। और विश्व की बात करें तो हमने कल बताया था कि मेक्सिको है। लिग्नाइट कोयले की बात करें तो लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक पाया जाता है तमिलनाडु में। और कॉपर प्रोडक्शन की बात करें तो भारत में मध्य प्रदेश सर्वाधिक कॉपर का प्रोडक्शन करता है। और विश्व में बात करें तो चिली का चुक्की का माता चिले देश है जिसकी राजधानी सैंटियागो है। और मलांज खंड बेल्ट है, वहाँ पे पाया जाता है कॉपर। युकाटन जल संधि की बात करें तो क्यूबा और मेक्सिको के बीच में है। और फ्लोरिडा जल संधि क्यूबा और यूएसए के बीच में है। एक और दिया गया था कि मतलब अगर आप यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ के नीचे जो है कि कुछ घास वगैरह छोटे छोटे पौधे हैं तो उनका विकास नहीं हो पाता है। तो ये पेड़ को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसकी छाया जो है यहाँ नीचे आती है और सनलाइट इसको नहीं मिल पाती है, तो नीचे वाले जो होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर जो बायोटिक इंटरेक्शन है अमेंसलिज्म है। और अमेंसलिज्म में क्या होता है, पेड़ को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब पेड़ जीरो रहता है, लेकिन ये निगेटिव होता है। ठीक है, तो जीरो और निगेटिव वाला जो है बायोटिक इंटरेक्शन में एमेंसिलिज्म कहा जाता है। तो ये थे कल के कुछ क्वेश्चन। अब हम शुरू करते हैं आज के जो 31 प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज थोड़ा सा लेक्चर बड़ा भी हो सकता है और क्वेश्चन भी आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, आपका होमवर्क भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। आपकी पॉलिटी अगर इस समय तैयार है तो भी, अगर नहीं भी तैयार है तो आप जो है कि एक पेज वगैरह लिख लीजिए, वहाँ पर मतलब ले लीजिए, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं उसका आंसर वगैरह लिख लीजिए, या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आपको लगे तो उसको उसमें नोट कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम से पहले आप देख लीजिए तो कुछ आपका और फ़ायदा हो जाए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो वह है अनुच्छेद 253। कौन सा अनुच्छेद है? 253। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ओके। व्याख्या में क्या है? अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए इसमें विधान किया गया है, संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत को संपूर्ण राज्य क्षेत्र और उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। याद रखिएगा, राज्य सूची के विषय पर 253। अनुच्छेद 249 क्या कहता है? राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति है संसद की। राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में, राज्य सूची के विषय से राष्ट्रीय हित में संसद कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद से? 249। 250 क्या है? यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद की है। ओके। 252 क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किए जाने संबंधित जन आयोग के लिए है।
मतलब यहाँ पर हम लोग 4 आर्टिकल देखे हैं। पहला आर्टिकल है, बहुत महत्वपूर्ण ये सब आर्टिकल है, रिपीट करके पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में ओके, राष्ट्रीय हित में, ठीक है। 250 क्या कहता है, यदि आपात की उद्घोषणा, मतलब आपात की उद्घोषणा हो चुकी हो तो राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति संसद को है। 252 क्या है, 2 या अधिक राज्यों के लिए, कम से कम 2 या अधिक राज्य अगर केंद्र सरकार से या संसद के कहते हैं कि इस पर हमारे राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जाए तो 252 के तहत बन सकता है। ये 4 आर्टिकल बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और आपके लिए एक होमवर्क है, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होमवर्क है, आर्टिकल 251 में क्या कहा गया है। हमने 249 देखा, 250 देखा, 252 देखा, 253 देखा, 251 में क्या कहा गया है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये 4 आर्टिकल एकदम याद कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। सबको याद होना चाहिए, निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान अनुच्छेद 324 में है। भाग आजकल भाग पूछे जाते हैं, भाग 15 यक्स 10 V5, तो यक्स V भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है 324 से 329 तक, ठीक है, 324 से 329 तक, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर 320 अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के कृत्य है, 320 है। 322 लोक सेवा आयोगों का व्यय है, लोक सेवा आयोगों का व्यय है। 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क बनता है कि राइट टू वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, इसको आप लोग कमेंट करेंगे। आर्टिकल 325 और 326 देख लीजिएगा, 325 और 326। तो राइट टू वोट किस प्रकार का अधिकार है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी ने भी पूछा है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नंबर 3, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये केशवानंद भारतीवाद 1973 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में स्पष्ट किया। सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूलभूत ढांचे को क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए, मतलब क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए, मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करना है, ठीक है। तो केशवानंद भारती वाद 1973 याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जाता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। प्रियांशु सर हमेशा बताते रहते हैं कि पंचायत, पंच मतलब 5 और चा मतलब 4, 5 और 9, भाग 9 को किसे लिखते हैं, IX, मतलब भाग IX में, भाग 9 में, ये सही है। संविधान के भाग IX में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जिसे संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, कौन सी अनुसूची, शेड्यूल 11 में रखा गया, जिसमें 29 सब्जेक्ट है, 29 विषय दिए गए हैं पंचायतों को, ठीक है। संविधान का भाग 6 राज्य, भाग 3 मूल अधिकार और भाग 4A मूल कर्तव्यों से संबंधित है। मूल कर्तव्यों से भाग 4A भाग से क्वेश्चन आज की डेट में आते हैं, पीसीएस में भी, समीक्षा अधिकारी में भी क्वेश्चन आ रहे हैं आज की डेट में, तो याद रखिए। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। यहाँ पर कई ऑप्शन है, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, याद रखिएगा। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा किया गया। आगे पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू करने और लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने हेतु 73वां संविधान संशोधन 1992 लाया गया और एक अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची 11 नंबर, जिसमें 29 विषय दिए गए। याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा म्यूनसिपाल्टीज़ को 12वीं अनुसूची में रखा गया और इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए
कि भाग कौन सा है, भाग 9 है पंचायतों का। भाग 9A की बात करेंगे, 9A में जो है कि क्या रखा गया है, यहाँ पर म्यूनसिपाल्टी रखा गया है। 9B की बात करते हैं, 9B की बात करते हैं तो इसमें क्या रखा गया है, ये आप लोग कमेंट करेंगे। भाग 9B में क्या है और किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9B है जिसको रखा गया 9B में, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इस बार भी PCS प्री 2021 में उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। बहुत आराम से, बहुत मतलब शांति से देखा करिए, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर लोगों के गलत होते हैं। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। कारण क्या दे रहे हैं, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, ठीक है, इसीलिए संविधान की आत्मा कहे हैं डॉक्टर अंबेडकर जी। तो ए सही है, कथन और कारण दोनों सही है। जो कारण है वो कथन की व्याख्या करता है, मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। अनुच्छेद 32 याद रखिएगा, अनुच्छेद 32, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी होती है। अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। 4 रिट होती हैं। 4 रिट कौन सी हैं, हैबियस का 5 रिट हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और क्यो वारंटो, ठीक है। इस रिट को, जो पांचों रिट हैं, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। जैसे मैंडमस है, इसमें क्या कहते हैं, बाई व्हाट अथॉरिटी और वारंट, प्रोहिबिशन है, सर्टियोररी है। तो इस प्रकार की रिट जो दी गई हैं उसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। क्वेश्चन बनते हैं, 2020 PCS में क्वेश्चन आया हुआ है, समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने के वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कैसे, संसद के साधारण बहुमत द्वारा। संसद के साधारण बहुमत द्वारा एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, मतलब संसद सिंपल मेजॉरिटी में, साधारण बहुमत में पारित हो जाएगा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है। संविधान अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषित किया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 1, 2 और 3, सुन लीजिए सही से। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब राज्य, भारत राज्यों का संघ है। 2 कहता है कि एडमिशन आर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट विच आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत का पहले भाग नहीं रहे हैं। और नंबर 3 क्या कहता है कि भारत में जो राज्य हैं उनकी सीमाओं को परिवर्तित किया जा सकता है, सीमाएं बढ़ाई जा सकती हैं, 2 राज्यों को जोड़ा जा सकता है, राज्यों को कट करके नए राज्य बनाए जा सकते हैं। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 कहता है कि जो भी 1, 2, 3 के अंतर्गत, 2 या 3 के अंतर्गत जो भी कुछ दिया गया है यह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और इसके लिए संसद का एक साधारण बहुमत चाहिए। याद रखिएगा ये सब चीज़ें। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 DPSP है ना, 36 से 51। आप लोग आर्टिकल 1 से 1 से 51 तक बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि 1 से 51 में क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। 1 से 51 तक, 51A तक बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि मुख्य जो है, मेन आर्टिकल जो संविधान के यहीं है, यहीं से घुमाया जाता है। याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य इसके लिए प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का आदि। मतलब अनुच्छेद 51 के तहत भारत की विदेश नीति से
संबंधित है उसमें ये सब लिखा गया है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रज्ञान है, मतलब कि राष्ट्रपति के ओथ दी है 60 में। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, 312 स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा स्पेशल पावर है राज्यसभा की। अनुच्छेद 352 380 खत्म कर दिया गया, निरसित हो चुका है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 51 जान गए आप लोग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मतलब सुमेलित करिए। तो कैग किस में लिखा है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151 में दिया गया है। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन किस में है? 280 से 281 में। ठीक है। प्रशासनिक अधिकरण ये 323 ए में है, 323 ए में है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। यूपीएससी और पीएससी राज्य लोक सेवा आयोग भी 315 में ही है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं। 4 इस प्रकार से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क है कि प्रशासनिक अधिकरण किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किए गए हैं? 323 ए में किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किए गए हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसमें भी आर्टिकल से रिलेटेड है। संवैधानिक संशोधन आपको पता है 362। यह कहाँ से लिया गया? संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। वित्त आयोग 280 भी है, 281 भी है। वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में। अखिल भारतीय सेवाएं 312 में। बार बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं। इस प्रकार से जैसे संवैधानिक संस्थाएँ हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, यहाँ से ज़रूर उठाए जाते हैं। कब जोड़े गए? दूसरी चीज़ हो गई जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, इसको देख लीजिएगा। बाकी 1 से 51 तक तो अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परिरक्षण करना। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना है, ये तो नहीं है, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता वाला नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, ये भी दिया गया। व्याख्या क्या है? ग्राम पंचायतों के गठन का संबंध भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 40 से है। इस बार पीसीएस 2020 में भी एक क्वेश्चन यहाँ से था सुमेलित करने के लिए। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत 51 ए के तहत किया गया है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों के लिए निर्धारित किए गए हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? याद रखिएगा, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अब आउटडेटेड कह सकते हैं क्योंकि इसमें परिवर्तन किया जा चुका है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है, इसमें को परिवर्तित कर दिया गया है कि जो मुख्य न्यायाधीश तो रह चुका हो, चीफ जस्टिस तो रह चुका हो, लेकिन जज भी, अब आज की डेट में जज भी जो लोग होंगे वो भी बन सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। दूसरी चीज़ क्या लिखे हैं? उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 जो भी पहले हो। अब इसमें कर दिया है 3 ईयर 70 ईयर, 3 से 70 साल तक। याद रखिएगा, ये अपडेट हुआ है जिसमें चेंज किया गया है कि अब पहले क्या था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर सीजीआई ही एनएचआरसी के अध्यक्ष बनते थे। अब क्या है? रिटायर सीजीआई भी बन सकते हैं और जज जो हैं इस समय वर्तमान में, मतलब जज जो होंगे वो भी बन सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ 5 से 70 था, अब 3 से 70 कर दिया गया है। याद रखिएगा, ये चेंज किया गया है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है संवैधानिक निकाय। 243 आई में राज्य वित्त आयोग के बारे में लिखा गया है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। ठीक है। तो संघीय वित्त आयोग जो है फाइनेंस कमीशन 280 281। ठीक है।
आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की संस्तुति नहीं कर सकता है, कर सकता है। अनुच्छेद, अब देखिए यहाँ पर सी ए सही है किंतु आर गलत है। संविधान के अनुच्छेद 243 आई में, आई है झ लिखे हैं हिंदी में राज्य के राज्यपाल को हर 5 साल में एक वित्त आयोग गठन करने का आदेश दिया गया है। किसको? राज्य के राज्यपाल को, राज्य के राज्यपाल को, याद रखिएगा, राज्य के राज्यपाल को। संघीय वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। संघीय, केंद्र की बात करेंगे 280, लेकिन राज्य वित्त आयोग की बात करेंगे 243 आई, याद रखिएगा 243 आई। अनुच्छेद 280 राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय बताता है। 280 का भाग 3 का ख बी, ठीक है। अतः कूट के अनुसार कथन ए सत्य है और कारण आर असत्य है, याद रखिएगा। ये भी सीधे सीधे पूछा जा सकता है 243 आई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976, 42 याद ना हो तो ऐसे याद लिखा करिए, 42 4 2 6 बराबर 1976, ऐसे 4 2 6 लास्ट में 1976 आएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इसके साथ ही इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता शब्दों को भी शामिल किया गया, याद रखिएगा। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, इन तीनों को जोड़ा गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में क्या संविधान के किसी अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? प्रोटेम स्पीकर के बारे में किसी आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? किया गया है तो आर्टिकल बताइएगा, नहीं किया गया तो वो भी बताइएगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो सामान्यतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है एवं नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है, याद रखिएगा, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। और प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति या आकलन समिति यहाँ पर है। प्राक्कलन या आकलन समिति जो है, एस्टीमेट्स कमेटी बोलते हैं इंग्लिश में। उपयुक्त विकल्पों में आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसका गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश से किया गया, ठीक है। आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है। सभी 30 मेंबर जो होते हैं लोकसभा से होते हैं, याद रखिएगा। इसमें 30 सदस्य होते हैं एवं इसका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कई चीज़ें देखा आपने, किसकी सिफारिश पे? जॉन मथाई की रिकमेंडेशन, जॉन मथाई की सिफारिश पे। इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी कहाँ से होते हैं? सभी लोकसभा से होते हैं। इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। सबसे बड़ी समिति यही होती है। अगर हम बात करते हैं लोक लेखा समिति, शायद आगे क्वेश्चन है, आगे हम बात करेंगे। जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, उसमें होते हैं 22 मेंबर, होते हैं 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और इस कमेटी में जो 15 मेंबर लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, लेकिन जो चेयरमैन होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो अपोजिशन पार्टी का होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन मिलेगा, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? तो वह केरल है। 1957 में केरल ही ऐसा राज्य था जहां पर साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, जहां पर नॉन कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई। तो केरल राज्य था। EMS नंबूदरी-पद थे जो इसके सीएम बने थे, यहाँ के केरल के सीएम बने थे 1957 में। आपके लिए एक क्वेश्चन है, बताइएगा कि भारत के मतलब कि लोकसभा का विपक्ष का नेता, पहला विपक्ष का नेता कौन थे? मतलब पहले लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता कौन थे? याद रखिएगा, क्वेश्चन है लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता कौन थे, ठीक है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, किस आम चुनाव में? 1989 में।
18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, क्योंकि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस आयु वर्ग के मताधिकार का प्रयोग पहली बार नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। तो वर्तमान समय में कौन सी लोकसभा है? अरे हम तो बता दिए, 17वीं लोकसभा वर्तमान समय में चल रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1989 में पहली बार। यहाँ पर याद रखने के लिए 326 आर्टिकल, 325 आर्टिकल भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 143 प्रियांशु सर बताते हैं कि यह है आई लव यू आर्टिकल। प्रियांशु सर बताते हैं कि आई लव यू आर्टिकल है। ठीक है, क्योंकि बेवफा प्यार होता है। बेवफा प्यार क्यों होता है? इसमें क्या है कि राय लेने का अधिकार देता है सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर। अगर पहले मामले में उच्चतम न्यायालय अपना मत दे भी सकता है और देने से इनकार भी कर सकता है। दूसरा क्या लिखा है? किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा आदि सनद मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर दूसरे मामले में उसे अपना मत देना अनिवार्य है, परंतु राष्ट्रपति कोई भी सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि बेवफा प्यार। प्रियांशु सर बोलते हैं कि ये बेवफा प्यार है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 143 143 भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 से 65, 6 to 65 इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? भारत की प्रथम महिला इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? प्रथम महिला इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? और वर्तमान समय में इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वर्तमान समय में इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। इसके अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो तक हो सकता है। वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व हटाया भी जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रिसाइड किसके द्वारा की जाती है? स्पीकर के द्वारा। प्रिसाइड किसके द्वारा की जाती है? स्पीकर के द्वारा, लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा। जब किसी साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो, साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल पर ही संयुक्त बैठक होती है। संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग की बात करेंगे तो ज्वाइंट सिटिंग संविधान के अनुच्छेद 108 में दी गई है और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसको भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया कि ज्वाइंट सिटिंग, वो भी साधारण विधेयक पर, धन विधेयक पर नहीं। ठीक है, तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाता है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, याद रखिएगा। और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि आज तक कितने मामलों पर कौन से ऐसे साधारण विधेयक रहे हैं? 3 शायद रहे हैं, 3 विधेयक रहे हैं। उन तीनों विधेयकों का नाम बताइए, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट में एक बार क्वेश्चन 2016 या 2018 में पूछा गया है। उन तीनों विधेयकों के बारे में पूछा गया कौन कौन से विधेयक थे जिस पर राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा, लोकसभा के प्रति। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, याद रखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का मौलिक सिद्धांत उसके सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत है। अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आर्टिकल भी याद रखिएगा। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? राज्य सरकार और स्थानीय शासन, लेकिन यहीं पे लिखा रहता राज्य सरकार और केंद्र सरकार,
तो क्या हम कहते, हम कहते कि वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करते। फाइनेंस कमीशन, केंद्रीय वित्त आयोग जो है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान समय में कौन अध्यक्ष थे। केंद्रीय वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन जो है केंद्रीय, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान समय में कौन अध्यक्ष हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है, तो वो है राज्य वित्त आयोग। हमने अभी बताया कि 243 आई 1993 में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई, जिसे अनुच्छेद 243 आई झ के अंतर्गत रखा गया है। इसका प्रमुख कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है। राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, फीस, टोल आदि का स्थानीय व राज्य सरकारों के बीच आवंटन इसी के तहत किया जाता है, याद रखिएगा। आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि 243 के किससे संबंधित है। 243 के आर्टिकल 243 के किससे संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आर्टिकल हैं, मतलब अनुच्छेद पूछे गए थे, इसको समान रूप से रखा गया है, मतलब सब सुमेलित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 39 ए सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 ए। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। हम आपसे कह रहे हैं आर्टिकल 1 से 51 ए तक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ा करिए, आपको एक एक आर्टिकल याद होने चाहिए, बाकी आगे आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। व्याख्या क्या है, लोक लेखा समिति भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों की समिति है जो भारतीय सरकार के खर्चों का लेखा परीक्षण करती है। भारतीय सरकार के खर्चों का लेखा परीक्षण करती है, कैग की रिपोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा व 7 सदस्य राज्यसभा से, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। आपके लिए एक और क्वेश्चन बनता है कि लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति पहली बार कब गठित की गई थी, पहली बार कब गठित की गई थी, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ठीक है, संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे बी.एन. राव। एम.एन. राय में लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये थे संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने दिया था, एम.एन. राय ने रखा था। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को नियुक्त किया गया। राव के द्वारा संविधान के वास्तविक ड्राफ्ट को उद्धृत किया था। बाद में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज नियुक्त किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज, इंटरनेशनल कोर्ट में जज नियुक्त किया गया था। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो कहाँ पर है, कहाँ पर, नीदरलैंड में कहीं कोई जगह है, वहाँ पर है। ठीक है, तो कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत लोगों को बहुत परेशान करते हैं, ध्यान से देखिएगा। भारत में लिखित संविधान है, सही बात है, लिखित है। कारण दिया है कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, ये कारण दिए हैं। अब हम तो ये देख तो रहे हैं, यहाँ पे कारण लिखा है कि क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। हाँ तो ठीक है, अब क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इसीलिए लिखित संविधानों किया है, ऐसा नहीं है। मतलब कथन दोनों तो सही हैं, लेकिन कारण उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए, ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को एक लिखित संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। भारत ने एक लोकनैतिक संविधान को अपनाया, जिसमें राज्यों में चुनी हुई सरकारें शासन करती हैं। राज्यों में क्षेत्रीय दलों का शक्तिशाली होना क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, द्योतक है। ठीक है, तो भारत में लिखित संविधान है।
क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा, कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? किसको होता है? होगा किसको है? महान्यायवादी को। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76, 88, 105 आर्टिकल इनसे संबंधित हैं। 76, 88, 105 में इनसे संबंधित हैं। अटॉर्नी जनरल भारत के महान्यायवादी से संबंधित, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अपने कार्य संबंधित कर्तव्यों के तहत उसे भारत के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, कार्यवाही में भाग लेने तथा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है। मत देने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो उसके मेंबर नहीं है, ठीक है। बोलने का अधिकार है, बैठक में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के जो है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी समय उसको हटा सकता है, याद रखिए। और 76, 88, 105 आर्टिकल इससे संबंधित हैं। उसी प्रकार से एडवोकेट जनरल जो होते हैं 165, 177 आर्टिकल और 194 आर्टिकल इनसे संबंधित है। एडवोकेट जनरल राज्य के महाधिवक्ता जो होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं, जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कथन दिए हैं कि 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ठीक है भाई, कर देंगे। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, ठीक है, भारत के लोगों के द्वारा है। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी क्या है कि मतलब कि हमारे लोगों के द्वारा, मतलब लोगों के द्वारा चुने हुए लोग हम पर रूल करते हैं, यही ना डेमोक्रेसी है। हम लोग चुनते हैं, वही हमारे ऊपर रूल करते हैं। तो संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं किसी भी उसमें किसी विभाग में संशोधन कर सकती है, ठीक है, कर सकती है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन करने की शक्तियाँ प्रक्रिया उल्लिखित है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते वह मूल ढांचे का उल्लंघन न करता है। केशवानंद भारती केस 1973, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करें, संशोधन सभी भागों में कर सकते हैं। याद रखिएगा, संविधान संशोधन अकेला भाग कितने में है, अकेले है, भाग कितने में है वो आप कमेंट करेंगे किस भाग में दिया गया है। और ये लिया गया है संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है भारत के संविधान में। भारत के संविधान को बनाने में 60 देशों के संविधान को खंगाला गया था, जिसमें 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनकर भारत का संविधान तैयार हुआ। और इसमें पहली बार इसका प्रारूप तैयार हुआ तो उसमें 8 महीने का समय दिया गया, और 8 महीने के समय दिया गया कि देश के लोग उसको देखें कि यही प्रारूप होना चाहिए। मतलब पब्लिश किया गया था देश के लोगों के लिए। एक बार पब्लिश किया गया, लोगों के कमेंट्स लिए गए, उसके बाद फिर दोबारा पब्लिश किया गया, लोगों के फिर से कमेंट्स लिए गए, क्रिटिसिज्म देखे गए। उसके बाद तब जाकर 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट किस दिन, मतलब किस दिन अपने प्रेजेंट फॉर्म में जो सुप्रीम कोर्ट है किस दिन बन के आया स्वतंत्र भारत का, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 31, आखिरी क्वेश्चन होगा ये। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण दिए हैं, कथन ये दिए हैं, कारण लिखे हैं कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। कारण दे रहे हैं ये कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। क्या इसीलिए ये इतना लंबा हो गया है? नहीं, इसलिए तो नहीं हुआ है। ए तथा आर दोनों सही, परंतु आर की व्याख्या नहीं है। ये भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, ठीक है, लंबा संविधान तो है, मतलब सबसे बड़ा संविधान है। मौलिक अधिकारों का अध्याय, मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए गए हैं, तो इसकी वजह से थोड़े लंबा हो गया। ए तथा आर दोनों सही। ये भी कह रहा है कि अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये भी सही है, दोनों सही हैं, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं हो रही। तो ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है तथा मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। अतः कथन व कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गए आज के 31 क्वेश्चन, और बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उसको आप लोग सर्च करिएगा। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं, भारत के पहले कैग कौन थे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन थे? कैग कौन थे? नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक प्रथम कौन थे? और वर्तमान समय में कौन है? ठीक है, याद रखिएगा। और NHRC के बारे में भी बात हो रही थी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो NHRC के अध्यक्ष, मेन चेयरमैन कह सकते हैं, अध्यक्ष, वो इस समय वर्तमान समय में कौन है? इसको भी आप लोग कमेंट करिएगा, जानना ज़रूरी है, पेपर नज़दीक है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से 31 क्वेश्चन छाटे गए हैं 2010 से 2016 तक के पेपर से। और अगला लेक्चर होगा जिसमें ऐसे ही 31 क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा भी हो जाएं तो अगला लेक्चर आपको दिया जाएगा और आपका लगभग पॉलिटी का पूरा रिवीजन हो जाएगा, जो आज तक जितना लोक सेवा आयोग ने पूछा है उसका। ठीक है, और जो भाग संविधान के हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि पार्ट से, भाग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें। इसको आप लोग देख लीजिएगा, लक्ष्मीकांत में एक पेज में ही दिया हुआ है, एक पेज में, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।